तो चलो आज आगे पढ़ाए ना। आज लिखिए रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल। नाभिकीय परमाणु मॉडल। इसके लिए वो डायग्राम बनाना पड़ेगा। पहले हम डायग्राम में बना देते हैं। अच्छा एक बात बताओ, लैटिन भाषा में जैसे हम लोग डाई का मतलब क्या होता है? डाई का मतलब 3 होता है। डाई का मतलब 2 होता है। ग्राम, डायग्राम, ग्राम के मतलब द्रव्यमान के मात्रक। यानी कि चलो सब कोई 2 ग्राम बनाओ। ये मिटा दे रहे हैं, कैसे डायग्राम बनाना है। देखो बालक, क्या करते हैं हम लोग कि सबसे पहले जो रदरफोर्ड का अल्फा किरण का प्रयोग है ना, तो उसमें क्या किए थे कि वो अल्फा किरण के स्रोत वाला कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ ले लिए थे। रेडियो एक्टिव पदार्थ का मतलब क्या होता है? जान ही रहा है तो सब कि जो रेडियो धरने के लिए एकदम एक्टिव रहता है। नहीं बताए थे कि जो अल्फा बीटा गामा किरण उत्सर्जित करता है उसी को रेडियो एक्टिव पदार्थ है। तो इसमें वो रेडियो एक्टिव पदार्थ ले लेते हैं। इसको क्या करते हैं कि यहाँ पर कांच से घिरा हुआ एक बर्तन में रख देते हैं इस तरह से। अच्छा पूरा बना लीजिए, उसके बाद समझाते हैं आपको, नहीं तो इसे दिक्कत होगा। हाँ बना सकते हैं मेरे साथ।
रेडियो एक्टिव पदार्थ लिखा हुआ है। रेडियो एक्टिव पदार्थ का मतलब होता है कि वैसे पदार्थ है जिनके नाभिक से अल्फा, बीटा या गामा किरणों का उत्सर्जन, तीनों में से कोई एक उत्सर्जन हो गया तो वो रेडियो एक्टिव पदार्थ में आ जाता है। और यह गुण सभी पदार्थों में नहीं होता है, जैसे पोलोनियम हो गया, थोरियम हो गया, यूरेनियम हो गया। इन सभी पदार्थों के नाभिक से अल्फा किरण या तो बीटा किरण या गामा किरण का उत्सर्जन होता है। तो यहाँ पर जो लिया जाता है ना, तो यहाँ पर पोलोनियम या थोरियम का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ज्यादातर हम लोग पोलोनियम का उपयोग करते हैं या रेडियम का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर डायग्राम सब कुछ पूरा बना लिए। देखिए जैसे प्रयोग कैसे किए थे। सबसे पहले क्या किए थे कि एगो सोना के पत्थर ले लिए थे, स्वर्ण पत्थर। और स्वर्ण पत्थर ले करके इसको एक धातु के, ये सब कांच है ठीक ना, ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये सब कांच है। जेडएनएस के परत है, जेडएनएस के परत इसलिए लिया गया है ताकि इसको जैसे कि अल्फा किरण जब टकराए ना इसके सतह पर, तो अंदर में प्रकाश उत्पन्न ना हो, मतलब जो भी प्रकाश उत्पन्न हो के उसको सोख ले। कौन? जेडएनएस की। इसीलिए जेडएनएस की परत अंदर में लगा हुआ है सब पर, कांच पर। कांच का गुण होता है कि यह किसी प्रकार के किरणों को अपने से होकर के अल्फा, बीटा, गामा ये सब किरण होता है ना, उस सबको अपने से पास वो सोख लेता है। लेकिन वो टकराएगा तो अपना ऊर्जा जो है चिंगारी के रूप में खोएगा। तो चिंगारी को कम करने के लिए उसके ऊपर जेडएनएस का परत लगाया हुआ है। और कांच में सभी प्रकार के रेडियो एक्टिव किरणों को सोखने की कैपेसिटी होती है। इधर देखिए कांच लगाया हुआ है, जैसे इससे जब अल्फा किरण उत्पन्न होता है ना, तो अल्फा किरण केवल इधर ही नहीं जाता है, इधर भी जाता है, इधर भी जाता है, इधर भी जाता है। लेकिन चारों तरफ से कांच लगा इसलिए इधर वाला सब क्या हो जाएगा? अवशोषित हो जाएगा। तो केवल किधर वाला बाहर निकलेगा। तो जिधर से खुला रहेगा तो खुला इधर से ना, तो इसी से अल्फा किरण निकलता है और सीधे जाकर के सोना के पत्थर से टकराता है। इस प्रयोग को किए थे दो साइंटिस्ट, एगो रदरफोर्ड एगो मार्सडेन किए थे, गाइगर मार्सडेन उनका नाम है पूरा। दोनों मिल करके एक्सपेरिमेंट किए थे, लेकिन उसमें मेन साइंटिस्ट रदरफोर्ड थे और वो जो सहायक थे, ठीक ना। कौन? गाइगर मार्सडेन। तो ये प्रयोग किए ना, तो सोना के पत्थर पर अल्फा किरण से प्रहार कराए, तो ये देखें कि अधिकांश अल्फा कण जो है अपने ओरिजिनल रास्ते से कुछ अल्फा कण विचलित हो जाता है, अधिकांश अल्फा कण सीधे बाहर निकल जाता है। जैसे यहाँ से हम एक ही वो किरण दर्शाए हैं अल्फा किरण को, लेकिन ये मत समझिएगा कि यहाँ से एक ही अल्फा किरण को गुजारा गया होगा। एक साथ बहुत सारा अल्फा कण को गुजारा गया था यहाँ से किरण को, लेकिन हम डायग्राम में एक ही को दर्शाए हैं, क्योंकि ज्यादा जब बनाएंगे तो चित्र थोड़ा खराब लगने लगेगा। तो जैसे अल्फा कण जो इसे टकराए यानी कि अल्फा किरण, तो देखे कि अधिकांश अल्फा कण जो सीधे बाहर निकल जाता है बिना मुड़े हुए सीधे। कुछ अल्फा कण थोड़ा सा मुड़ करके बाहर निकलता है। 1,000 में से एक आध गो अपने ही पथ पर वापस
तो इसके आधार पर निष्कर्ष निकाले कि जो परमाणु होता है, क्योंकि परमाणु तो सभी पदार्थों में है, ये भले सोना के पत्थर लिए हैं लेकिन एल्युमिनियम के पत्थर भी लेते तो कोई दिक्कत नहीं था। कहा कि देखिए इतना बड़का सोना के पत्थर है और उसमें देखे कि अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल जाता है, कुछ मुड़ करके निकलता है, 1000 में से 1 गो अपने ही पथ पर। इनका दिमाग में खटका कि अंदर में जो ये सोना है तो सोना भी परमाणुओं से बना हुआ है, अधिकांश अल्फा कण पार हो जा रहा है, तो इसका मतलब है कि जो परमाणु होता है इसका अधिकांश भाग खाली होता है, इसीलिए एक से अल्फा कण सिद्ध है। फिर देखिए कि अल्फा कण अपने मूल स्थान से विक्षेपित हो जाता है, इस तरह से अल्फा कण अपने मूल स्थान से। तो इनको मालूम था कि अल्फा किरण जो है धनावेशित होता है, अब विक्षेपित हो रहा है, इसका मतलब है कि अंदर में जरूर कोई ना कोई धन आवेश होगा जो उसको प्रतिकर्षित कर रहा है, इसलिए विक्षेपित है। और एक आध गो अल्फा किरण जो होता है अपने ही पथ पर वापस जाता है, लौट आता है। इसका मतलब है कि इसके अब देखिए कि जो है लौट रहा था ना, वो ठीक परमाणु के बीच में से लौट रहा था। तो कहें कि परमाणु के ठीक बीच में एक भाग होता है, परमाणु के ठीक बीच में एक जिसको नाभिक कहते हैं। नाभिक पक्का धनावेशित होता है। क्यों? क्योंकि अल्फा किरण जो था वो धनावेशित था और इसके पास से गुजर रहा था अपने मूल स्थान से। तो निष्कर्ष निकाले प्रयोग करने के बाद, क्योंकि परमाणु बहुत छोटा होता है तो वही परमाणु के इतना बड़का डायग्राम बनाया जाता है समझाने के लिए कि अधिकांश अल्फा किरण सिद्ध है, पार हो जाता है, कुछ अल्फा किरण अपने मूल पथ से और बहुत कम अल्फा किरण हजारों में 1 गो अपने पथ पर वापस लौट आता है। उसके बाद जाकर निष्कर्ष निकाले। ये समझ गए? तब पूरा यही बतवा लिखना है। तो लिखिए नीचे डायग्राम के बाद, नहीं निष्कर्ष नहीं, डायग्राम के नीचे लिखिए रदरफोर्ड ने 1911 में रदरफोर्ड ने 1911 में स्वर्ण पत्थर मतलब सोना का पत्थर, स्वर्ण पत्थर पर रेडियो सक्रिय पदार्थ रेडियम से सिंबल क्या होता है रेडियम के? Ra होता है। रेडियम से उत्पन्न अल्फा कणों से प्रहार किया तो देखा कि की के बाद डाल दीजिएगा, हाँ, और उसके बाद नंबर 1 लिखिए। कहने का मतलब है ना कि जब रदरफोर्ड अल्फा किरण से प्रहार करा सोना पत्थर पर तो कुछ देखे होंगे, ताकि कौची देखें तो वही लिखिए 1 नंबर डैश के बाद अधिकांश अल्फा कण अपने मार्ग से बिना विचलित हुए, अधिकांश अल्फा कण अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सोने के पत्थर को पार करके निकल जाता है। सोने के पत्थर को पार करके निकल जाता है। ठीक, देखे कि अधिकांश क्या कर रहा है, पार करके निकल जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि हई दीवार है और एक से आदमी जा रहा है, धान ऊपर से निकल जा रहा है, तो एक मतलब कि दीवार में खाली जगह है, क्योंकि जिसमें गैप होबे नहीं करेगा तो वहाँ से पार कैसे होगा?
हैया से हम लोग पार हो पाएंगे, लेकिन होइया से कोई पार हो गया तो इसका मतलब दिमाग में क्या कि पक्का जब खाली जगह होगा, ठीक ना। तो इसलिए निष्कर्ष निकाले कि पक्का एक में खाली स्थान होगा तब जाके पार हो जा रहा है। दूसरा लिखिए, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाता है। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाता है। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाता है, ठीक। देखिए कि कुछ अल्फा कण जो अपने मार्ग से थोड़ा सा, तो समझ गया कि पक्का बीचवा में कुछ होगा, नहीं तो सीधे का जाना विचलित हो रहा है इसका मतलब बीच में कुछ होगा। तीसरा लिखिए, बहुत ही कम अल्फा कण, और तीसरा बहुत ही कम अल्फा कण पत्थर से टकराने पर अरे पत्थर नहीं हो रहा, पत्थर लिख ले, ऐसे ला लिख। पत्थर से टकराने पर 90 डिग्री से, पत्थर से टकराने पर 90 डिग्री से अधिक कोणों से विक्षेपित हो जाता है। 90 डिग्री से अधिक कोणों से विक्षेपित हो जाता है। नब्बे डिग्री से अधिक कोणों से विक्षेपित हो जाता है। देखिए इसको भी समझिएगा, इधर बना के समझाते हैं आपको। जैसे इस तरह से है ना, तो मान लीजिए कि सीधे यदि निकल गया, एक मतलब कि एक पर कितना डिग्री कोण बन रहा है। अब मान लीजिए कि ऐसे विचलित हुआ इस तरह से, जैसे इस तरह से, तो कुछ थोड़ा सा विचलित हुआ, लेकिन मान लीजिए कि इस तरह से विचलित हुआ, तो 90 डिग्री ज्यादा कौन से है कि कम से है, क्योंकि देखिए ऐसे होगा तब ना 90 होगा, ऐसे गया है तो इसका मतलब कि 90 डिग्री से विक्षेपित हुआ है, 90 डिग्री से अधिक से विक्षेपित हुआ है, ठीक ना। यदि यहाँ से टकरा के ऊपर में चल जाता है तो क्या कहते हैं, लेकिन ऊपर कहीं में नहीं जाता है, जो सामने से टकरा जाता है वो आप ही आ जाता है। तो चौथा लिखिएगा, स्वर्ण पत्थर की मोटाई बढ़ा देने पर, स्वर्ण पत्थर की मोटाई बढ़ा देने पर, स्वर्ण पत्थर की मोटाई बढ़ा देने पर 90 डिग्री और 180 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच विचलित होने वाले अल्फा कणों की संख्या बहुत बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। अब देखिए कह रहे हैं कि स्वर्ण पत्थर की मोटाई के बढ़ा दिया जाए तो 90 डिग्री 180 डिग्री के बीच में जितना किरण विक्षेपित होता है ना, तो उसका संख्या बढ़ जाता है। मतलब पहले 10 गो विक्षेपित हो रहा था, अब 10 गो से, तब एकरा मोटा नहीं किया जाता है। कहने का मतलब कि इसके जगह पर कोई मोटा स्वर्ण पत्थर लगाया जाता है, जिससे भी, अच्छा पत्थर मैंने समझ रहा है, पत्थर मैंने पन्नी होता है, जैसे सिगरेटवा के पॉकेटवा पे एल्युमिनियम के पत्थर लगते रहता है ना, तो जन के सोना के पत्थर, ठीक ना, यानी कि पतला परत धातु वाला। अब लिखिए पांचवा, बहुत कम अल्फा कण, बहुत कम अल्फा कण, बहुत कम अल्फा कण, ब्रैकेट में लिखिएगा 10,000 में से एक, 10,000 में से एक, ब्रैकेट बंद, अपने ही पथ पर वापस लौट आती है, अपने ही पथ पर वापस लौट आती है।
अपने ही पथ पर वापस लौट आती है। इसका एक डायग्राम बनाइएगा आप लोग। जो जितने नाभिक के नज़दीक से गुजरेगा ना वो उतनी अधिक विचलित होगा, क्योंकि नाभिक भी धनावेशित होता है और अल्फा कण भी, तो धनावेश को प्रतिकर्षित करता है। देखो हुआ क्या कि सबसे पहले प्रयोग किए हम नहीं, रदरफोर्ड प्रयोग किए सबसे पहले। अब प्रयोग में कुछ देखें तो कहाँ देखें कि अल्फा किरण पार हो जा रहा है, कुछ मुड़ जा रहा है, कुछ अपने एकाध गो अपने पथ पर, ये तो देखे ना खाली। अब निष्कर्ष निकालेंगे। निष्कर्ष यानी कि अब सोचना शुरू किए कि काहे ऐसे हो रहा है, और निष्कर्ष निकालने के बाद अपना उसके बारे में एगो मॉडल प्रस्तुत किए। तो कौची कौची देखे हो तो हम लिखे दिए। अब निष्कर्ष लिखना है। निष्कर्ष के बाद उसके बारे में मॉडल दिया जाएगा। जैसे मान लो कि कोई लड़का आया और हम कुछ खाए लगी दिए, तो पहले देखेंगे वो कितना स्पीड में खा रहा है। तो यदि ज़्यादा स्पीड में खाएगा अभी तो देखते रहेंगे, तो देख लिए तब जाके देखेंगे, निष्कर्ष निकाले कि ज़्यादा स्पीड में खा रहा, लगता है कि ढेर भूखाइल है। तो देख लिए तो निष्कर्ष निकाल ली कुछ ज़्यादा ही भूखल है, तो निष्कर्ष तो निकाल ली। अब उसके बारे में हमारा व्याख्या करना है, यानी कि उसके बारे में मॉडल प्रस्तुत करना है। ये भाई कुछ ज़्यादा भूखाए रहता तो स्पीड में खाता है, और कम से कम 100 को तो पूरी खा ही जाता आराम से। तो ऐसे यही काम किए, पहले प्रयोग किए, फिर देखें, उसके बाद निष्कर्ष निकाले, और निष्कर्ष निकालने के बाद फाइनल एगो मॉडल दिए परमाणु के बारे में कि हाँ परमाणु किस तरह के मॉडल होता है। तो चलिए जो कुछ देखें वो तो लिखाई दिए। अब लिखिए उपर्युक्त प्रयोगों के आधार पर, डायग्राम के नीचे उपर्युक्त का मतलब होता है कि ऊपर के प्रयोगों के आधार पर, उपर्युक्त प्रयोगों के उपर्युक्त प्रयोगों के आधार पर
रदरफोर्ड ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला। रदरफोर्ड ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला। पहला नंबर लिखिए, चूंकि अधिकांश अल्फा कण अपने मार्ग से बिना विचलित हुए, चूंकि अधिकांश अल्फा कण अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाता है। अतः परमाणु के अंदर का अधिकांश भाग खाली है। परमाणु के अंदर के अधिकांश भाग खाली है, यानी कि गैप है अंदर में, परमाणु के अंदर। दूसरा लिखिए, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाता है। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाता है। अतः परमाणु के अंदर जरूर ही कोई धन आवेशित कण है। अतः परमाणु के अंदर जरूर ही कोई धन आवेशित कण है। धन आवेशित कण है जिसके निकट से अल्फा किरण के गुजरने पर अल्फा किरण प्रतिकर्षण के कारण विचलित हो जाता है। अल्फा किरण प्रतिकर्षण के कारण विचलित हो जाता है। तीसरा लिखिए, तीसरा नंबर, बहुत ही कम अल्फा कण स्वर्ण पत्थर से टकराकर वापस लौट आता है। बहुत ही कम अल्फा कण स्वर्ण पत्थर से टकराकर वापस लौट आता है। अतः परमाणु के अंदर उपस्थित कोई धन आवेशित वस्तु का आयतन है। धन आवेशित वस्तु का आयतन है जिसे नाभिक कहा गया। पैराग्राफ चेंज। इस आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु को दो भागों में बांटा। इस आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु को दो भागों में बांटा जो निम्नलिखित है।
जो निम्नलिखित है। पहला का देखिए कि अधिकांश पार हो जाएगा, इसका मतलब कि अंदर में खाली स्थान होगा। दूसरा देखिए कि कुछ विचलित हो जा रहा है, तो इसका मतलब कि अंदर में कोई ना कोई। और तीसरा देखिए कि बहुत कम अल्फा का एकाध गो अपने ही पद पर वापस। तो अंदर में जो धन आवेश है, जो अंदर में जो धन है, वो जरूर कुछ ना कुछ स्थान छेक ले होगा, क्योंकि जो स्थान होता है किसी वस्तु का वही उसका क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। तो वही कह रहे हैं कि धन आवेशित जो वस्तु है अंदर में, उसका कुछ ना कुछ आयतन होगा, और वही धन आवेशित वस्तु को कहा गया नाभिक, परमाणु का। तो नाभिक की खोज कौन की? क्योंकि यही नहीं बताया है। तो ये कहें कि परमाणु को दो भाग में बांट दिए, एगो कि परमाणु के बीच वाला भाग जिसको नाभिक कहा गया है, और एगो परमाणु के नाभिक के अगल बगल का भाग, परमाणु के अगल बगल का भाग। तो दो भाग में बांट दिए। तो पहला भाग लिखिए इसका नाभिक, पहला भाग नाभिक, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। ध्यान से लिखिए, नाभिक परमाणु के केंद्र में स्थित होता है। नाभिक परमाणु के केंद्र में स्थित होता है, केंद्र में स्थित होता है, जिसका आकार एवं आयतन बहुत ही कम होता है, जिसका आकार एवं आयतन बहुत ही कम होता है। कम होता है। नाभिक धन आवेशित होता है, नाभिक धन आवेशित होता है, जिसमें प्रोटॉन स्थित रहता है, जिसमें प्रोटॉन स्थित रहता है, तथा परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान, तथा परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में केंद्रित रहता है, तथा परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में केंद्रित रहता है, नाभिक में केंद्रित रहता है। देखिए क्या बोले कि परमाणु के ठीक बीच में नाभिक होता है जो धन आवेशित होता है, और जिसमें प्रोटॉन रहता है। परमाणु का जो टोटल द्रव्यमान होता है ना, इसके केंद्र की ओर केंद्रित, यानी कि सारे द्रव्यमान का कण, जितना भी इसमें द्रव्यमान वाला कण होगा ना, सबका झुकाव किधर क्यों रहता है? जैसे हम लोग का शरीर है, तो शरीर में हम लोग का केंद्र कहाँ पर है? नाभिक। ये हम लोग का शरीर का द्रव्यमान केंद्र है। यदि ये टूट गया तो हम लोग का कहानी द्रव्यमान केंद्र, जैसे मान लीजिए कि हम लोग का नाभिक, एक बार बताए थे लेकिन फिर बता दे रहे हैं, ये हम लोग के शरीर का द्रव्यमान केंद्र है। यदि यहाँ पर गड़बड़ी हुआ तो कहानी खत्म हो जाएगी। यहाँ पर शरीर का सारा नस आ करके, जैसे हम लोग माता के गर्भ में जब रहते हैं तो हम लोग को पोषण कहाँ से प्राप्त होता है? यहीं से ना। यदि शरीर के सारों नसों का कांटेक्ट यहाँ पर नहीं रहेगा तो हम लोग के शरीर में पोषण प्राप्त कैसे होगा? यहीं पर मान लीजिए कि हम लोग के कोई चाकू मार दिया, अच्छा कोई एड़ी रख के ओकरा पर घूम गया, तो हम लोग के कहानी फिर कोई डॉक्टर नहीं बचाएगा। इसलिए ऐसे कोई के नहीं मारने का कि कोई बचाइबो नहीं करे। इसके बाद लिखिए दूसरा नंबर, नाभिक का बाहरी भाग। नाभिक का बाहरी भाग, नाभिक का बाहरी भाग, उसमें डैश देकर लिखिए। नाभिक के चारों ओर, इंग्लिश होता है उसका आउटर पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, अंग्रेजी होता है उसका आउटर पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। डैश देकर लिखिए। नाभिक के चारों ओर परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन रहता है। नाभिक के चारों ओर
परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है। हो गया। तो आज के लिए इतना ही।